नमस्कार दोस्तों, नालंदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है वो ऑप्टिक्स का 4th लेक्चर है आज हमारा। आज इस लेक्चर में हम जो सीखेंगे वो कि गोलीय दर्पणों के उपयोग क्या होते हैं, गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होती है और कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में हम जानेंगे। जी हाँ, तो मित्रों, हम जो अपना चैप्टर पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ, प्रकाश का परावर्तन ये हमारे द्वारा पढ़ा जा रहा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन एवं उसके नियम के बारे में पढ़ा। हमने प्रकाश का परावर्तन और नियम पढ़ा, साथ में हमने दर्पण पढ़े एवं उसके प्रकार, दर्पण एवं उसके प्रकार का अध्ययन हमने किया। तो दर्पण एवं उसके प्रकार का जब हमने अध्ययन किया तो हमें यह पता चला कि दर्पण जो है समतल दर्पण भी होता है, गोलीय दर्पण भी होता है। और जो गोलीय दर्पण होता है दोस्तों, वो दो तरीके का, उत्तल गोलीय दर्पण और अवतल गोलीय दर्पण। पिछली क्लास में हम लोगों ने गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की रचना करके देखी थी, जिसमें कि हमने दर्पण के सामने, जी हाँ, दर्पण के सामने वस्तु को विभिन्न स्थितियों में रखा और यह अध्ययन किया कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, किस स्थान पर बनता है और उसके क्या गुण धर्म है। इसके बारे में हमने कल की क्लास में बात करी थी। जी हाँ, अब महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले तो कि दर्पण के उपयोग, दर्पण के उपयोग। तो सबसे पहले हम जब दर्पण की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अवतल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग, परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है अवतल दर्पण, तो इसके आधार पर ही इसका उपयोग किया जाएगा। तो देखिए, पहला उपयोग जो आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि वाहनों की हेडलाइट, वाहनों की हेडलाइट, वाहनों के हेडलाइट का शेप ऐसा ही होता है दोस्तों, वाहनों के हेडलाइट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, सोलर भट्टियों में, सोलर भट्टियों में ये क्या करता है, जब भी प्रकाश किरणें अनंत से आती है, जब भी प्रकाश किरणें अवतल दर्पण पर अनंत से आती है तो उन सभी किरणों को वह फोकस पर या फोकस तल पर एकत्रित कर देता है, जिससे कि उस स्थान पर प्रकाश की मात्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि प्रकाश की मात्रा बढ़ेगी तो ऊष्मा की मात्रा भी बढ़ेगी, जिससे कि सोलर भट्टियों में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है यह अवतल दर्पण। नंबर 3, जब हम बात करते हैं तो जो डेंटिस्ट होते हैं, ईएनटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ईयर नोज थ्रोट, जी हाँ, नाक कान गला वाले जो डॉक्टर हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं, ईएनटी वाले डॉक्टर्स भी इसका उपयोग जो है वो करते हैं। वहीं 4th नंबर की जब हम बात करते हैं तो शेविंग मिरर, जी हाँ, शेविंग मिरर, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। जी हाँ, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ये 4 प्रमुख उपयोग हैं किसके दोस्तों, अवतल दर्पण के। ये 4 प्रमुख उपयोग है। इसके बाद में जो हम अगली बात कर रहे हैं वो है अवतल दर्पण के, उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण उपयोग यही है कि वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए, पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए, जी हाँ, उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है वो किया जाता है। जी, वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए। ऐसा क्यों किया जाता है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि इसके परावर्तक सतह जो है वो उत्तल होती है, जिससे कि इसके सामने यदि कोई वस्तु किसी भी स्थान पर रखी जाए तो उत्तल दर्पण उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव जो है वो सीधा ही बनाता है। जी हाँ, उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा
और आभासी बनाता है। इसकी वजह से वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए हम इस दर्पण का प्रयोग जो है वो करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अब दर्पणों के सामने हम बात कर रहे हैं दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों की। तो इसके बाद हम जो जान रहे हैं वो हम ये जानेंगे कि दर्पण के सामने अलग अलग स्थान पर जो वस्तुएं रखी रहती हैं, अलग अलग स्थान पर जो प्रतिबिंब बनते हैं, या दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्दावली। तो देखते हैं दर्पण से संबंधित शब्दावली। जब दर्पण से संबंधित शब्दावली की बात करते हैं तो सबसे पहले किसी भी दर्पण से वस्तु की दूरी, जी हां, वस्तु की दूरी। दूसरा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी का एक बिंदु होता है। दोस्तों हमने देखा था कि दर्पण के बीच में, जी हाँ, ये देखिए ये दर्पण है, दर्पण के बीच में यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसे हम पी का नाम देते हैं जी। तो ये पी जो है ये हमेशा रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी, फोकस तक की दूरी जिसे क्या कहेंगे, फोकस दूरी भी कहा जाता है, जिसे फोकस दूरी भी कहा जाता है। वहीं 4, अगला बिंदु क्या होता है, ध्रुव के आगे अगला बिंदु वक्रता केंद्र। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता केंद्र की दूरी जिसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको वक्रता त्रिज्या भी कहा जाता है। तो ये 4 चीजें जो हैं, साथ में एक दो और कि भाई नंबर 5 और नंबर 6 वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये भी चीजें हमारे पास होती हैं। तो देखते हैं, जब भी कोई वस्तु दर्पण के सम्मुख रखी होगी तो उसकी जो दूरी है, जी हाँ, उसकी जो दूरी है उसको हम किससे दर्शाएंगे, स्मॉल यू से दर्शाते हैं। वहीं प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल वी से दर्शाते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, और वक्रता त्रिज्या जिसको वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोला जाता है। वस्तु की ऊंचाई को एच कहते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश कहते हैं। कुछ लोग इसके लिए ओ का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट, और कुछ लोग इसके लिए आई का इस्तेमाल करते हैं, इमेज। इसका इस्तेमाल ये किया जाता है जी। तो अब दर्पण जो है हमारे पास में 2 गोलीय दर्पण है, उत्तल गोलीय दर्पण और एक अवतल गोलीय दर्पण। अब इस उत्तल और अवतल की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि दोनों के लिए अलग अलग स्थितियां होती हैं। देखते हैं कौन कौन सी स्थितियां हमारे पास बनती है। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं अवतल के बारे में। ये हमारा अवतल दर्पण, और अवतल और उत्तल के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये P, ये इसका भी R, जिसको हम लोग C कहते हैं, R नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, वक्रता केंद्र को C कहा जाता है। वहीं जो दूसरा है हमारा अवतल उत्तल दर्पण C, ये मतलब ध्रुव है, पोल है, ध्रुव पोल, फोकस और एक वक्रता केंद्र, फोकल और 3 चीजें होती है। तो ये जो दर्पण है कौन सा दर्पण है, ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के इस तरफ खड़ी होती है। तो ये वस्तु जो है ये कहां है भाई, अवतल दर्पण के सामने की तरफ है। ये क्या है भाई, H नाम देंगे या O नाम देंगे इसको हम। वहीं इसमें भी वस्तु जो खड़ी होगी या तो H नाम देंगे या तो O नाम देंगे। वहीं ये P से लेके F तक की दूरी, F फोकस दूरी कहेंगे, और P से लेके C तक की दूरी को हम लोग कहेंगे R। जी हाँ, P से लेके F C तक की दूरी को कहेंगे R।
ये दर्पण के बाहर की तरफ दिखाई दे रही है, वही त्रिज्या कहेंगे। दोनों में वस्तु मिल गई। अब प्रतिबिंब की बात अगर करते हैं तो प्रतिबिंब की बात कुछ ऐसी है कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सदैव मुख्य अक्ष और आभासी बनता है। तो जब ये प्रतिबिंब बनेगा तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, एच डैश होगी, या आई से भी इसको दर्शाया जाएगा। किंतु जब हम अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों में बनता है, किंतु दर्शाएंगे किससे, आई से या एच डैश से। जी हाँ, अब हमें इसमें होता है कंफ्यूजन। जो हो रहे हैं गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। तो गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी मैं ऐसा मान लेता हूं कि भाई देखिए, पहली चीज, 4 नियम मैं बताऊंगा आपको। पहला नियम कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। ध्रुव दूरियां कहां से नापेंगे, हम ध्रुव से नापेंगे। दूसरी बात, ध्रुव के आगे की दूरियां व पीछे की दूरियां ऋणात्मक होंगी। दूसरा नियम यह कहता है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाइयां ऊंचाइयां जाएगी। जी हाँ, सभी दूरियों को कहां से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। ध्रुव से आगे होगी तो धनात्मक होगी, ध्रुव से पीछे होगी तो ऋणात्मक होगी। जी हाँ, और मुख्य अक्ष के ऊपर होगा तो धनात्मक होगा, नीचे होगा तो ऋणात्मक होगा। ये 3-4 जाकर। जी हाँ, तो अब हम दर्पण की बात करके कौन सी दूरी धनात्मक होगी और कौन सी दूरी ऋणात्मक होगी, तो अभी हमने चित्र देखा था। अब देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक टेबल बनाता हूं। एक तरफ लिख देता हूं कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, और एक तरफ लिख देता हूं अवतल दर्पण। तो जब इस उत्तल और अवतल की बात फोकस दूरी, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो इसको जो हम कहते हैं फोकस दूरी स्मॉल एफ, वक्रता त्रिज्या आर, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v। तो देखिए, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी जो है वो प्लस एफ होगी, अवतल के लिए माइनस एफ होगी। वक्रता त्रिज्या इसके लिए प्लस आर होगी, इसके लिए माइनस आर होगी।
वस्तु की दूरी दोनों के लिए माइनस यू ही होगी, दोनों के लिए माइनस यू ही होगी। वहीं प्रतिबिंब की दूरी, जी हाँ, प्रतिबिंब की दूरी उत्तल में सदैव प्लस वी होगी, जबकि अवतल में वस्तु की ऊंचाई की जब हम बात करते हैं, तो जब वस्तु की ऊंचाई की हम बात करते हैं तो वस्तु जो है सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है, इसलिए प्लस एच और प्लस ओ, दोनों में प्लस एच और प्लस ओ। वहीं प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई ऑप्शनल है, पर उत्तल दर्पण में सदैव प्लस एच प्लस आई के नाम से इसको डिनोट किया जाएगा। वहीं यहां पे प्लस और माइनस दोनों, ये दोनों ही किस पर निर्भर करेगा, स्थिति पर निर्भर करेगा। तो देखिए इसको दर्पण में हम समझते हैं, दर्पण में जब हम समझते हैं इसको, तो यहां आपको यह देखना है कि मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं आपसे अवतल दर्पण के बारे में। तो देखिए अवतल दर्पण का यह है, यह फोकस है, यह वक्रता केंद्र है। तो हम ध्रुव से किधर चले दोस्तों, पीछे की तरफ चले, इसलिए अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होगी वो स्मॉल एफ होगी, माइनस एफ होगी, जी हाँ, और वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, माइनस आर होगी, माइनस एफ होगा, माइनस आर होगा। वस्तु कहां रखी है हमने, मुख्य अक्ष के ऊपर रखी, धनात्मक होगी। प्रतिबिंब जो है वो स्थिति पर निर्भर करता है, यदि प्रतिबिंब ऊपर बनता है तो वो धनात्मक गिना जाएगा, और नीचे बनता है तो उसे ऋणात्मक गिना जाएगा। जी, ये अवतल दर्पण के लिए। वहीं जब उत्तल के लिए हम बात करते हैं तो हमने देखा कि ये जो P है, F है, P के आगे F और उसके आगे C है, मतलब उसके दाईं ओर है। तो इस स्थिति में जो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी होगी वो भी धनात्मक होगी और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होगी। किंतु जो वस्तु की स्थिति है, जी हाँ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ध्रुव से बाईं ओर है, मतलब इसका मान कैसा होगा, माइनस यू लिखा जाएगा, जी हाँ, माइनस यू लिखा जाएगा। और प्रतिबिंब सदैव दर्पण के अंदर बनेगा, इसलिए प्लस वी लिखा जाएगा, जी हाँ, प्लस वी लिखा जाएगा। वैसे ही अवतल दर्पण में भी वस्तु की दूरी माइनस यू और प्रतिबिंब की दूरी जो है वो स्थिति पर निर्भर करेगी कि प्रतिबिंब यदि दर्पण के बाहर बनता है तो वह माइनस यू होगी, और प्रतिबिंब यदि दर्पण के भीतर बनता है तो वह प्लस यू होगी। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं जी। और इतना ही है इसमें, अगर ये हमें याद रहता है तो हमारा काम आसानी से एग्जाम में हो जाता है। इसके अलावा जो हमें अब समझना है कि कुछ गणितीय देखना है हमें, तो कुछ निष्पत्तियों से ऐसा प्राप्त हुआ है, जी हाँ, कुछ निष्पत्तियों से ऐसा प्राप्त हुआ है कि किसी भी गोलीय दर्पण की त्रिज्या, किसी भी गोलीय दर्पण की त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है, दुगनी होती है। मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि जो r है वो 2f के बराबर होगा, जी हाँ, r जो है वो 2f के बराबर होगा, या f बराबर r/2 ऐसा भी लिखा जा सकता है। जी हाँ, याद रखेंगे किसी भी गोलीय दर्पण की त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है, जी हाँ, उसकी फोकस दूरी की जो है वो दुगनी होती है। वहीं एक अगला सूत्र आता है जिसे बहुत फेमस कहा गया है भाई, दर्पण सूत्र। जी हाँ, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता क्या है, तो दर्पण सूत्र के बारे में बस इतना जान लीजिए, किसी दर्पण के लिए, किसी गोलीय दर्पण के दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी,
के मध्य संबंध, के मध्य संबंध। किसी गोलीय दर्पण उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है, तो इन दोनों के लिए जो है वो फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के मध्य संबंध। तो भाई वस्तु की दूरी को किससे दर्शाएंगे? वस्तु की दूरी को दर्शाया जाता है u से, प्रतिबिंब की दूरी को v से और फोकस दूरी को f से। तो इन तीनों के मध्य संबंध। तो जो ये हम थे कि हमने जो जाना वो जाना प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना। फटाफट इसका रिवीजन लेते हैं दोस्तों, जो हमने शुरू से पढ़ा है। हमने सबसे पहले देखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब भी कोई प्रकाश किरण किसी समतल चमकदार सतह से टकराती है, जी हाँ, जब भी कोई प्रकाश किरण किसी समतल चमकदार सतह से टकराती है तो वो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन जो है वो दो नियमों पर आधारित है। जी हाँ, प्रकाश का परावर्तन दो नियमों पर आधारित है। पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, तीनों तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम यह कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। जी हाँ, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। उसके बाद जो हमने देखा, हमने ये देखा कि भाई दर्पण जो परावर्तन है वो कितने प्रकार का होता है। तो परावर्तन मित्रों दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बता दूं, परावर्तन चाहे नियमित हो या अनियमित हो, पूर्ण रूपेण पालन करता है प्रकाश के परावर्तन के नियमों का। तो पहला परावर्तन जो है वो नियमित परावर्तन है, जो कि विशेषकर दर्पणों से होता है, जिसमें आने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती है और जाने वाली प्रकाश की किरणें भी, परावर्तन के पश्चात जाने वाली प्रकाश की किरणें भी परस्पर समांतर होती है। ये एक इसमें एक महत्वपूर्ण बात होती है। और जो अनियमित परावर्तन है, जिसे विसरित परावर्तन का नाम भी दिया जाता है, डिफ्यूज्ड, जिसकी वजह से हम किसी चीज को देख तो पाते हैं किंतु उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते। जी हाँ, तो इस स्थिति में आने वाली प्रकाश किरणें तो परस्पर समांतर होंगी, किंतु जो टकराकर जब उस सतह से परावर्तित किरणें जाएंगी तो वो क्या होंगी? वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती है, जिससे कि उस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो नहीं बन पाता है। जी, वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। तो ये जो थे नियमित और अनियमित परावर्तन के प्रकार थे। अब परावर्तन की घटना जब होती है किसी स्थान से, तो सबसे पहली बात आती है कि परावर्तन से बन क्या रहा है। तो परावर्तन से बनता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की जब बात करते हैं तो प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वे होते हैं जो दर्पण के बाहर बनते हैं, और आभासी प्रतिबिंब वे जो दर्पण के भीतर बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का प्रिंट आउट ले सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं। वही जब वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं, जी हां, वास्तविक और आभासी की जब बात करते हैं तो इसमें दर्पणों का वर्गीकरण आवश्यक हो जाता है। दर्पणों का वर्गीकरण आवश्यक हो जाता है मित्रों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के। तो देखिए, तीन प्रकार के दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार दर्पण हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, पर समतल दर्पण जो कि हमारे दैनिक जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। समतल दर्पण आप सभी ने देखा होगा, समतल दर्पण में बनने वाला प्रत्येक प्रतिबिंब जो है वो आभासी होता है। समतल दर्पण की जो सतह होती है समतल होती है, इस वजह से उसे समतल दर्पण कहा जाता है। परावर्तक सतह का समतल होना ही उसको समतल दर्पण बनाता है, जिसमें बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो सदैव आभासी बनेगा। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा, किंतु समतल दर्पण में प्रतिबिंब के पार्श्व परिवर्तित हो जाते हैं। जी हाँ, पार्श्व परिवर्तित हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप हाथ ये वाला मूव करते हैं और आपको दिखाई देता है कि कोई दूसरा हाथ मूव हो रहा है। जी, तो ये पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। बहुत सारी जगहों पे प्रत्येक स्थान पर जो है हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गोलीय दर्पणों की। तो गोलीय दर्पणों में जो हमने देखा मित्रों, वो ये देखा कि गोलीय दर्पण जो होते हैं किसी खोखले गोले का भाग होते हैं, जिसके अलग अलग सतहों पे पॉलिश करके उसे गोलीय दर्पण बनाया जाता है। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के, अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण कहा जाएगा। अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है अवतल गोलीय दर्पण कहलाता है, और जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर होती है
उत्तल गोलीय दर्पण कहलाता है। दोनों के लिए विभिन्न प्रकार के जो घटना है उसका अध्ययन किया कि दोनों में अलग अलग बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में अध्ययन किया। दोनों के हमने अध्ययन इस बात का भी किया कि दोनों में विभिन्न स्थितियों में वस्तु को यदि रखा जाए, दर्पण के सामने वस्तु को यदि रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। जी हाँ, तो सबसे ज्यादा यूज की जब हम बात करते हैं, शेविंग मिरर की बात करते हैं तो अवतल दर्पण होता है, और वहीं जब गाड़ियों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए हम बात करते हैं तो वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। इसके बाद हमने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बात करी, संबंध के बारे में बात करी। तो याद रखिएगा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। सूत्र बनता है R = 2F बनता है। वही एक सूत्र आता है दर्पण सूत्र के नाम से फेमस है। दर्पण सूत्र जो होता है वो किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के मध्य एक अभिष्ट संबंध होता है, जिसमें वस्तु की दूरी को U, प्रतिबिंब की दूरी को V और फोकस दूरी को f से दर्शाया जाता है। जब ऐसा होता है तो 1/f बराबर 1/u + 1/v ये निष्पत्ति निकल के आती है, जिसे कि दर्पण सूत्र कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण का सूत्र अलग होता है, उत्तल दर्पण का सूत्र अलग होता है। तो नहीं दोस्तों, सूत्र केवल गोलीय दर्पण के लिए होता है, उत्तल और अवतल से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के लिए ही समान सूत्र है, 1/f बराबर 1/v + 1/u। साथ में अंत में हमने देखा आवर्धन, तो दर्पण के द्वारा जो भी आवर्धन होता है, प्रतिबिंब का छोटा या बड़ा होना ही आवर्धन कहलाता है। इसके लिए हमने एक सूत्र देखा, आवर्धन को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। m = I/O, I मतलब इमेज है, O मतलब ऑब्जेक्ट है, m = I/O। और जब इसको वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी के रूप में देखा जाता है तो इसको लिखते हैं m = -v/u, ऐसा भी लिखा जाता है, m = -v/u। तो ये सूत्र बन जाता है m = I/O -v/u। तो दोस्तों, इसको भी हमें देखना पड़ता है, इसको भी हमें करना पड़ता है। इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, बहुत आसान सा चैप्टर है और लगभग सभी परीक्षाओं में प्रकाश के परावर्तन से जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, यह क्लास आप नालंदा एकेडमी इंदौर से ले रहे हैं। मेरा नाम कपिल है और अगली क्लास में हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, जिसमें कि प्रकाश का अपवर्तन किसी भी कांच से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है वो जानेंगे। साथ में लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में भी हमारे द्वारा जो है वो अध्ययन किया जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह क्लास पसंद आई होगी। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक कीजिए। साथ में आप हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको सभी अपडेट्स मिल सके। मेरा नाम कपिल है। जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास में मुलाकात होगी।